नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ीगढ़ एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी की माता हीराबेन मोदी के निधन पर जताया दुख। सीएम ने कहा, उस मां को नमन जिन्होंने देशभक्त और देश को समर्पित प्रधानमंत्री को दिया जन्म। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने की बीजेपी जेजेपी सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग। हुड्डा ने चंडीगढ़ में स्थित अपने निवास स्थान पर की पत्रकार वार्ता। 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या। बच्ची के शव को अरावली के जंगलों से किया गया बरामद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी दुख जताया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि माता हीराबेन मोदी ने अपने 100 वर्षों का कर्मयोगी और तपस्वी जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माता का निधन बेहद दुखद है। महादेव पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उस मां को नमन जिन्होंने देशभक्त और देश को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिया। मां की प्रेरणा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। गरीबी में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार का पालन पोषण उन्होंने किया, वो प्रेरणादायक है। सीएम ने कहा कि उनकी और हरियाणा सरकार की तरफ से मां को श्रद्धांजलि। इस दौरान सीएम ने प्रभु से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। मैं उस माँ को नमन करता हूँ जिस माँ ने देशभक्त और एक इस प्रकार से समर्पित व्यक्तित्व जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको जन्म दिया। 100 साल की आयु माँ की हुई और माँ की प्रेरणा से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस लगन से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया में एक नाम कर रहे हैं, वास्तव में इस माँ की ही कृपा से ये सब संभव हो पाया है। किस प्रकार जैसे इस परिवार का जो एक गरीबी के समय में नरेंद्र मोदी जी और सारे परिवार का पालन पोषण उस माँ ने किया, वास्तव में ही बहुत ही सराहनीय है। और मैं आज इस घड़ी पर अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से माँ के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 3 दिन तक चले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वैसे तो हमने 100% काम किया है, लेकिन अगर बात करें तो 3 दिन तक चली 16 घंटे 25 मिनट की इस बैठक में 91.2% काम किया गया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में 171 नोटिस प्राप्त हुए थे, जिनमें से स्वीकार किए गए 125 नोटिस में से 110 का जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि 3 दिन के सेशन में भी उन्होंने हर विधायक को बोलने का मौका देने की पूरी कोशिश की है। 3 दिन तक चले सत्र के प्रश्नकाल और शून्यकाल में 47 विधायकों ने चर्चा में भाग लिया। वहीं उन्होंने विधानसभा के डिजिटल होने पर कहा कि विधानसभा डिजिटल होने से कागज की काफी बचत हुई है। इस पर 98% काम पेपरलेस हुआ है। जो हमारा जैसे प्रश्नकाल है या 0 आवर, उसके अंदर हमने 47 सदस्य जो थे, टोटल 47 सदस्यों ने इस चर्चा के अंदर 3 दिन के अंदर भाग लिया 0 आवर के अंदर। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हमारे जो विधायक थे उनके प्रश्न लगे हुए थे। हमने ये कोशिश की है कि सभी के सभी विधायकों को इस छोटे से सत्र के दौरान भी बोलने का अवसर मिले, ये हमारा प्रयास रहा। नहीं, सेविंग के अलावा हमने जो पीछे कैलकुलेट किया था कि 8 करोड़ रुपए तक का टोटल साल का हमारा सेविंग होगा अगर हम पूरी तरह से इसको डिजिटलाइज कर देते हैं। लेकिन क्योंकि 1000 कॉपी, इसके कितने पेजेस हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर 500 पेज का आंसर हमें देना पड़ा, तो उसकी जो 500 पेज एक कॉपी के थे, फर्ज करो एक 100 कॉपी जो है 110 कॉपी छपनी थी, तो उसके 50,000 पेज छपते। तो लेकिन वो अब सिर्फ जो 10 कॉपी हमने छपाई हैं और वो 10 कॉपी से 5,000 रह गए। तो इस तरीके से 90% मतलब बहुत बड़ा एक बचत जो है कागज़ की और एनवायरनमेंट की हुई है। मैं समझता हूँ हमारा प्रयास है कि इसकी कितने पैसे की बचत हुई है वो हम अगले उसमें आपको। तो आप बता ही रहे हैं, कंप्लायंस हुई है, हाँ, तो 2% खर्चा हुआ है।
हाँ 2% वो भी हमारे रिकॉर्ड में उसको रखने के लिए, रिकॉर्ड में रखने के लिए हमारे पास चाहिए, इसलिए हमने वो कॉपियाँ जो हैं वो छपवाई। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश भर में बढ़ते कर्ज को लेकर बीजेपी और जेजेपी सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। चंडीगढ़ में स्थित अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने हरियाणा को 4 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डुबो दिया है। स्थिति यह हो गई है कि सरकार कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी कर्ज ले रही है और इस वजह से कई बार कर्मचारियों को सैलरी मिलने में भी देरी होती है। हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में ना कोई नई रेलवे लाइन, ना मेट्रो लाइन बिछी और ना ही कोई बड़ी यूनिवर्सिटी और ना ही कोई बड़ी परियोजना स्थापित हुई। बावजूद इसके प्रदेश पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में दूसरे चरण की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। आप कल शायद अखबार में पढ़ा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो ये डेट की जो बात कही है वो ठीक फिगर नहीं दी। अभी ठीक फिगर देंगे तो मेरे पास ठीक फिगर है। डेट का जहाँ तक सवाल है 4 लाख करोड़ से ज्यादा है और अगर इनको फिगर गलत लगती है तो गवर्नमेंट शुड कम आउट विद व्हाइट पेपर। देखिए 3,25,114 तो डेट है और 1,22,000 देनदारी है, तो 4 लाख से ऊपर हो गया और 2 लाख जो ये कह रहे हैं 31 मार्च तक 2,79,967 था। उसके बाद इन्होंने 19,139 एक, 17,940 एक और 14,995 एक, 13,012 ये तो SBI से 19,000 और 17,000 तो 19 SBI से लिया है और 14,995 RBI से और 13,012 NABARD से। तो आप देख रहे 3,25,000 का कर्जा है और 1,22,000 लाइबिलिटीज है। अगर ये फिगर गलत हैं तो CAG की रिपोर्ट आ जाएगी मार्च में, लेकिन गवर्नमेंट शुड जो है उनको व्हाइट पेपर देना चाहिए। Why don't they come out with white paper? कर्जे में डुबा दिया, डेब्ट ट्रैप में स्टेट फंसने जा रहा है और कई दफा ऐसा भी समय आता है तनख्वाह भी 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन डिले की जा रही है। इसी वजह से की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी चला रहे हैं, एक चरण पूरा हो चुका हरियाणा में और अब दूसरा चरण वो 5 तारीख को सनौली गांव में पानीपत जिले में पहुंचेंगे। रात को 6 को पानीपत में पब्लिक मीटिंग है और वहां से 7 तारीख को करनाल पहुंचेंगे, 7 को करनाल पहुंचेंगे और करनाल से फिर वो 8 को कुरुक्षेत्र और 9 को कुरुक्षेत्र ही रहेंगे। 10 को भी ब्रेक डे है। 10 को नहीं, हाँ 10 को ब्रेक डे है। 10 को ब्रेक डे है। 11 को अम्बाला शहर में। 11 को अम्बाला शहर से मतलब 10 को वहाँ रुकेंगे ना, ठोल अभी 10 तो 11 को अम्बाला शहर होते हुए वो पंजाब शाम को पंजाब शंभू बॉर्डर पे शाम को 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या। मामला फरीदाबाद का है, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची के शव को अरावली के जंगलों से बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में जुटी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपने ही पूर्व किराएदार की 7 साल की बेटी की बलात्कार के बाद हत्या कर दी और शव को अरावली के जंगलों में फेंक दिया। कक्षा 2री में पढ़ने वाली बच्ची घर से स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन वापस नहीं आई। पुलिस के मुताबिक आरोपी के घर पर लड़की का परिवार कुछ समय पहले तक किराए पर रहता था। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने मकान बदल लिया था। सर, एक छोटी बच्ची की डेड बॉडी मिली है, क्या है मामला? 27 तारीख को एक
एक छोटी बच्ची है, वो स्कूल के लिए निकली थी और वो स्कूल नहीं पहुंची। ये जानकारी हमारे थाने चौकी अनखीर में 28 तारीख को मिली। हमने उसके उपरांत यहाँ एक पर्चा दर्ज किया। उस पर्चा दर्ज करने के उपरांत हमने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो हमें एक लड़का दिखा। उस लड़के को हमने फिर काबू किया और लड़के को काबू कर आज हमने उसकी गिरफ्तारी करके उसकी निशानदेही पे वो बॉडी रिकवर करी है। उसी ने बॉडी रिकवर कराई है और उस पर्चे को हमने दर्ज किया था। 850 नंबर था 2022 का और अंडर सेक्शन 363 किया था इनिशियली। अब उसमें डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है, बच्ची का मर्डर हो चुका है, तो 302 और सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट हमने याद कर दिया। वो डेड बॉडी मिली कहाँ पर है और क्या लगता है, क्या उसके साथ कुछ गलत काम किया होगा? उसने प्राइमरी तौर पर एक्सेप्ट किया है कि उसके साथ गलत काम किया है और सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट हमने इसीलिए ईजाद करी है उसके अंदर। और डेड बॉडी हमने अरावली के जंगलों से उसी की निशानदेही पर मुलजिम के रिकवर करी। पुलिस इतनी कार्रवाई कर चुकी थी, उसके बावजूद भी लोगों ने जाम लगाया। क्या इस तरह की कोई बात नहीं है। वो बेचारे वो लोग कार्रवाई के से संतुष्ट थे। हमने उन्हें पूरी तरह समझा दिया कि हमने मुलजिम को काबू कर लिया है और थोड़ा बहुत उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो क्लैरिफाई कर दिया। इस तरह का जाम वाली तो बात नहीं है, 1 मिनट था, क्या नाम है, हमने खुलवा दिया। क्या और भी कोई आरोपी इसमें शामिल हो सकता है? अभी तक तो हमारी पूछताछ में एक ही आरोपी आया, कोई और नाम नहीं आया। अभी कस्टोडियल इंटेरोगेशन करेंगे, क्या नाम है, हमें कस्टडी लेने जा रहे हैं। कस्टोडियल इंटेरोगेशन में अगर कुछ और आगे आता है तो बात की बात। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बपलोहा रोड कालका स्थित HDFC बैंक की नई शाखा का रिबन काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए गुप्ता ने कहा कि कालका में HDFC बैंक की दूसरी शाखा है। इस ब्रांच के खुलने से इस क्षेत्र के निवासियों को लोन और अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि HDFC बैंक देश भर में अपनी विभिन्न ब्रांचों के माध्यम से लोगों को बेहतर और सुलभ बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। इस नई ब्रांच के खुलने से कालका और आसपास के क्षेत्र के लोगों को विशेष लाभ होगा। इसे पर गुप्ता ने केक काटकर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ खुशी साझा की। देखिए, आज कालका में पपलोहा रोड के ऊपर HDFC ब्रांच का उद्घाटन हुआ है और मैं समझता हूं कि HDFC बैंक यहाँ पर आने से जो यहाँ के निवासी हैं उनको बैंकिंग के अंदर एक बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और उनकी जो ज़रूरियात हैं वो बैंक से, चाहे उनकी लोन की है, चाहे वो उनकी कोई अकाउंटिंग की है, या अकाउंट्स जो हैं, एक अच्छा ऑपरेशन जो HDFC बैंक पूरे देश के अंदर चला रहा है, मैं समझता हूँ उसका लाभ सभी इलाका वासियों को मिलेगा और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। करनाल के परमानंद चौक पर 2 बाइकों की टक्कर हो गई। टक्कर लगने से बाइक पर सवार एक महिला अपने 6 माह के बच्चे के साथ सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रहे एक ट्रक ने मां और नवजात को रौंद दिया। इससे मां और नवजात की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक, उसका दूसरा बेटा व अन्य बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको करनाल के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तीनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साइकिल पर जा रहा था, जैसे ट्रक क्रॉस करने लगा, सामने से रॉन्ग साइड से दूसरा मोटरसाइकिल वाला आ गया। आमने सामने दोनों टक्कर होगी तो पीछे बच्चा ले माँ बैठी थी, चालक की पत्नी थी, जो दोनों ट्रक के नीचे आ गए। ट्रक के नीचे आने से दोनों की मौत होगी। रहने वाले जींद गए, डिस्ट्रिक्ट जींद गए। लोकल ये सेक्टर 16 में रहते थे, किराए पर। हादसा कहाँ हुआ था? हादसा है परमानंद चौक से थोड़ा आगे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये बाजार में जा रहे थे। बेटी हाँ, कितने साल की? बेटा 1 साल का है। क्या नाम है सर बेटे का? सिद्धार्थ। और पत्नी का क्या नाम? पत्नी का ज्योति नाम है। ज्योति नाम। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? मुकदमा दर्ज कर दिया, पोस्टमार्टम करवा दिया, नाश व निवारण की जाएगी। ट्रक वाले का सर फॉल्ट बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल? दोनों का फॉल्ट है। दोनों का फॉल्ट है? अलग अलग फॉल्ट है। दोनों के खिलाफ को नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो मोटरसाइकिल और ट्रक को दोनों को सर कब्जे में ले लिया? दोनों कब्जा में ले लिया, थाना में खड़े कर दिया। और जो ड्राइवर थे, दोनों जो ड्राइवर एक दाखिल हॉस्पिटल है, एक फरार है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए हर कोई प्रयास करता है, लेकिन यह प्रयास कई बार जानलेवा साबित हो जाते हैं। करनाल के कस्बे तिरावड़ी की चौधरी कॉलोनी में रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण एक परिवार रात के समय अपने कमरे में ठंड से राहत पाने के लिए अंगीठी लगाकर सोया हुआ था और उस अंगीठी के धुएं से दम घुटने के कारण 10 माह की बच्ची व 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। सुबह जब परिवार वाले
10 माह की बच्ची व 16 वर्षीय किशोर को उठाने लगे तो वह नहीं उठे तो उनको अचेत अवस्था में जब तरावड़ी अस्पताल में ले जाया गया और डॉक्टरों के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया। परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए और मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हम तो नीलोखेड़ी के रहने वाले हैं जी। 12:15 बजे हमारे पास फोन किया, कहने लगे कि विपिन की और गुड़िया की मौत हो चुकी है। फिर वहाँ से भाग के हम यहाँ तरौड़ी आए। तरौड़ी में जब आए तो सरकारी हॉस्पिटल में ले जा चुके थे। कैसे मौत हुई? जला रखी थी इसको मेरे कोई बता रहे, पुलिस बता रही कमरे में अंगीठी जला रखी थी दोनों अब की। इसके बारे में हमें पता नहीं। आप जब वहाँ पहुँचे आपको क्या बताया गया कि किस तरह की मौत? हम वहाँ जब पहुँचे जी सीधा गाड़ी पे लदे हुए पे से वहीं से सीधा यहीं आ गए। कितने घर के अंदर भी नहीं गए। बच्चे कितने महीने की है? साल की है जी। तो ये 10 महीने की। 14 साल का बच्चा है, ये पढ़ता था क्या पढ़ता था? नहीं जी, इनके पास रह रहा था। मामा लगता है बच्ची का ये? हाँ जी। माँ ठीक है? हाँ जी, माँ बाप दोनों ठीक। इन दोनों की मौत होगी? हाँ जी। तो क्या नाम आपका? बात हुई माँ से? रंजीत। सड़क पर दिखा फ्लाइंग ट्राला। मामला फरीदाबाद का है, जहां नेशनल हाईवे पर तेज गति से चल रहा ट्राला अचानक अनियंत्रित हो गया, जिसके चलते बाटा फ्लाईओवर से डिवाइडर को तोड़ता हुआ पुल से नीचे लटक गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की घंटों की कड़ी मुशक्कत के बाद क्रेन की मदद से ट्राले को नीचे उतारा गया। इस दुर्घटना को देखकर आसपास के लोगों के होश उड़ गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। इस हादसे के चलते फ्लाईओवर भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्राला चालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 बजे कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि भी नेशनल हाईवे दिल्ली से बल्लभगढ़ रोड पर एक रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है और ट्रेला चलता हुआ रोड से नीचे गिर गया है। जिस सूचना पर मैं अपनी चौकी स्टाफ को लेकर मौके पर पहुंचा हूं, जो ड्राइवर गाड़ी में था, जिसको स्टाफ की मदद से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए BKS फरीदाबाद भिजवाया गया और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखा गया, जो ठीक ठाक चल रही है। इसके अलावा आसपास क्रेन का प्रबंध करके लिफ्टिंग क्रेन को मौके पे बुलवा लिया गया है। उसके लिए सहायक क्रेन 3 और मंगवा ली गई हैं। अब इसको आराम से नीचे उतरवाकर नियम अनुसार आइंदा कार्रवाई करी जाएगी। फिलहाल यातायात व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है, कोई किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ड्राइवर की कैसी हालत है? ड्राइवर की हालत ठीक ठाक है, वो इलाज के बाद हमारे पास निगरानी में है। अभी फिलहाल मौके को सही संभाल के गाड़ी को रखवा के उसके बाद नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। कारण का पता लगा? क्या कारण? अभी इस बारे में कुछ संज्ञान नहीं लिया जा सकते, क्योंकि चलता हुआ रोड है। फिलहाल रोड को खाली करने की तरफ ध्यान है। इसको खाली करने के बाद कारण का पता करके निवारक कार्रवाई की जाएगी। सड़क दुर्घटना में फरल गांव के मारे गए 2 युवकों के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलवाने के लिए भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधिमंडल SP कैथल को मिला। उन्होंने SP मकसूद अहमद से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। गत 18 नवंबर की रात को पुंडरी फरल गांव के बीच ट्रक व मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई थी। करीब 55 दिन का समय बीत जाने के बाद भी कैथल पुलिस ट्रक ड्राइवर को खोज नहीं पाई है। पीड़ित परिवार के लोग पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक गए हैं। पीड़ित परिवार के लोगों ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान को लिखित शिकायत देकर न्याय दिलवाने की मांग की है। इसको लेकर पीड़ित परिवार के लोग व भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने SP को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही न्याय दिलवाने की मांग की है। नवंबर के 18 को फरल केर पुंडरी के बीच में रात के समय का हादसा हुआ और उसमें फरल गांव के 2 बच्चे मौके पे ही एक्सीडेंट में मारे गए और ये सारे परिजन हैं, गांव के हैं, सारे आए हुए हैं। और ये भी काफ़ी कई बार SP साहब से यहाँ मिले, थाने के चक्कर काटे। तो आज ये करता हूँ पदाधिकारियों के साथ यहाँ के जो SP है कैथल के मकसूद अहमद, आज उनको भारतीय किसान की तरफ से फरियाद दी गई है और उनसे बातचीत की गई और मांग की गई कि जल्दी इस मामले को सुलझाया जाए। जिसने भी गुनाह किया उसको गिरफ्तार किया जाए और इस परिवार को इनको न्याय मिले। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी इस मामले को हल कर लिया जाएगा और अगर यही इसी तरह का रवैया रहा तो फिर ये सड़कों पे ये मामला उठाया जाएगा, उससे कोई भी पीछे नहीं हटेगा। आज ये हमने सारी चर्चा की है और हम उम्मीद करते हैं कि कैथल पुलिस
यहाँ का एसपी जरूर इनको जल्द न्याय देने का काम करेंगे और इसलिए आज यहाँ उनसे भेंट की गई। यमुनानगर में 3 साल पहले हुई हत्या के मामले में आखिरकार CIA-1 की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्याय की आस में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। जल्दी पुलिस पकड़ने का दावा कर रही है। इंचार्ज राकेश राणा ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि हत्या का आरोपी दामला टोल टैक्स के पास घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया और टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपियों ने अपने ही साथी के सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। ये यहाँ 15/4/2019 को यहाँ दामला प्लाईवुड फैक्ट्री के क्वार्टर में एक बिहारी जिन्होंने अपने साथी की हत्या करके मौके से भाग गए थे, जो उस मुकदमे में पुलिस पीओ था, जिसको हमने कल दामले के पास से गिरफ्तार किया। सर अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार है मर्डर में? अभी ये पहला आरोपी गिरफ्तार हुआ। रीजन क्या रहा उस टाइम हत्या का? इनकी आपस में कोई झगड़ा हो गया था किसी बात को लेकर, उसने इसकी वो मार दिया। पटवारा एवं कानूनगो एसोसिएशन का लगातार 5 दिन से धरना जारी है। 5वें दिन भी पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। सर्व कर्मचारी संघ ने भी धरने पर पहुंचकर पटवारियों का समर्थन किया। इस मौके पर जिला प्रधान कश्मीर सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वेतन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन 9 माह बीतने के बाद भी वेतन नहीं बढ़ाया गया और जिले में पटवारियों की लगभग 96 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, जिसके कारण कार्यरत पटवारियों पर कार्य का बोझ पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पटवारियों का वेतनमान बढ़ाया जाए और खाली पोस्टों पर भर्ती की जाए। जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती, उनका धरना जारी रहेगा। ये हमारा पे ग्रेड का मुद्दा है जो काफ़ी समय से लंबित है। हमने इस बारे कई बार हरियाणा सरकार को प्रार्थना की, परंतु प्रार्थना को ना मानते हुए हरियाणा सरकार ने आज ये हमारे को ये दिन दिखाना साहब समझा। तो कब तक बैठेंगे? ये पहले तो 26 से 28 तक सांकेतिक धरना था और जब सरकार की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया तो हमारी हरियाणा कार्यकारिणी द्वारा ये ऐलान कर दिया गया कि अनिश्चितकाल धरना चलेगा। जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होती, चाहे 6 दिन लगे और चाहे 60 दिन लगो, हम यहाँ पर डटे रहेंगे और हम अपनी मांगें जायज़ मांगे हैं जो हम अपनी मनवा के रहेंगे सरकार। क्या कुछ मांगे हैं? हमारी सबसे पहला मुद्दा पे ग्रेड का, जो कि हमारे आज पटवारियों को 25,500 रुपये पे ग्रेड है, जबकि दूसरे महकमे को इसी क्वालिफिकेशन के आधार पर 35,400 रुपये दे रही है। तो कई बार जब हमारे से काम लेना होता, कई बार नहीं हर बार काम लेना होता है, अफसरान भी और हरियाणा सरकार भी हमारे को रीढ़ की हड्डी बताते हैं, क्योंकि हमें समय समय पर चाहे कोई नदी में डूब का मर गया आदमी, चाहे कहीं बाढ़ लग गई, चाहे कहीं नदी टूट गई, कहीं दूसरे डिपार्टमेंट का काम हो गया, वहाँ हमें खड़ा करती है। और जब पे ग्रेड की बात होती है फिर कहती है नहीं आपको तो ये काफ़ी है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झांसा में 7 दिवसीय NSS कैंप का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम अधिकारी दिनेश शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया। इस कैंप में स्वच्छता अभियान के ऊपर पूरे गांव में एक रैली निकाली गई। रिटायर्ड फौजी धर्मवीर सिंह ने बच्चों को अग्निवीर सेना व ट्रैफिक रूल के बारे में अवगत करवाया। इस कैंप में 51 बच्चों ने भाग लिया। श्री राम शरणदास बियाना ट्रस्ट के चेयरमैन सुमित बियाना ने गांव भाली सांपड़ व बसाना गांव में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उनका ट्रस्ट ज्यादातर बुजुर्गों के लिए काम करता है। ट्रस्ट की शुरुआत एम्बुलेंस सेवा से की गई थी और इस ट्रस्ट का मेन पर्पस बुजुर्गों को एम्बुलेंस सेवा देना है। इस ट्रस्ट की जरूरत शहर में ही नहीं, गाँव में भी इसकी बहुत जरूरत है, जिसके चलते यहाँ भी उनके लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। देखिए, इसके लिए मैं जैसा मैंने अभी बताया कि हमारा जो ट्रस्ट है वो ज़्यादातर बुज़ुर्गों के लिए ही काम करता है। तो हमने अपनी जो ट्रस्ट की शुरुआत थी वो एम्बुलेंस सेवा से शुरू करी थी और जैसा अनूप जी ने हमारे ट्रस्ट का इंट्रोडक्शन दिया कि इसका जो मेन पर्पस है ट्रस्ट का वो बुज़ुर्गों को एम्बुलेंस सेवा प्रदान करना है। लेकिन आने वाले समय में जब हमने इसको काम को आगे बढ़ाया तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि इसकी जो ज़रूरत है वो सिर्फ शहर में नहीं है, इसकी ज़रूरत जो है वो गाँव-गाँव में भी है। तो जब हम गांव में आए तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि गांव में न केवल बुजुर्ग लेकिन महिलाएं भी हैं जिनको इस तरह की सुविधा की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जब भी किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो ना तो कोई गाड़ी अवेलेबल है, ना कोई एम्बुलेंस अवेलेबल है और आसपास कोई अस्पताल भी अवेलेबल नहीं है। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि इस तरह की जो सुविधा या इस तरह की जो सर्विस है वो गाँव में शहर से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने यहाँ से ही शुरुआत करी कि हमने पहले सबसे यहाँ पे एक एम्बुलेंस की शुरू करी जो कि 24 घंटे यहीं पे अवेलेबल रहती है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।